Hello everyone. So today we are going to begin with the new chapter after the revolt of 1857. 1857 के रिवोल्ट में हमने देखा था कि किस तरह जो है वहां पे जब उसका इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाता है तो उसमें से जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस या फिर इम्पैक्ट था वो था तुम्हारा कि नेशनलिज्म का सीड जो है वो आ गया था तुम्हारा इंडिया में लोग नेशनलिज्म की ओर बढ़ चुके थे आगे। तो उसी को रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। सो यहाँ पे देखते हैं किस तरह मॉडर्न नेशनलिज्म आज जो हम लोग नेशनलिस्ट कहते हैं एक दूसरे को और इंडिया एज ए नेशनल एज ए कंट्री हम लोग मानते हैं उसका बिगिनिंग कैसे होता है इस फीलिंग का, इस वननेस और कॉमननेस का। सो इंडियन नेशनलिज्म जो ग्रीव हुआ, जो उभर के आया, कुछ तो कॉलोनियल पॉलिसीज के कारण आया। पॉलिसीज जो होता था वो सबके लिए एक होता था और एक जैसा ही सप्रेशन होता था लोगों पे। तो जो फीलिंग ऑफ कॉमननेस था, लॉस था फीलिंग का, वो सिमिलर था सबके बीच में। इनफैक्ट इट वुड बी मोर करेक्ट टू सी इंडियन नेशनलिज्म एज ए मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो और सब भी बहुत कई फैक्टर्स थे जिसके कारण नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म एक्चुअली उभर के आता है। सो जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर राइज ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है वो है, पहला तो वर्ल्ड वाइड अपसर्ज, कि पूरे विश्व में एक कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म और सेल्फ डिटर्मिनेशन का चला था जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आया था। दूसरा है इंडियन रिनाइसा, पहले यूरोप में रिनाइसा हुआ, पुनर्जन्म सोसाइटी का, सोच में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये सब चीज का। उसी तरह इंडिया में भी बहुत सारे लोग थे जो पुनर्जन्म करते हैं इंडियन सोसाइटी का, सोसाइटी में जो एविल्स होता है उसे खत्म करना चाहते हैं। सो इस प्रकार इंडियन रिनाइसा भी मदद करता है नेशनलिज्म को लाने में। ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, अब जो ब्रिटिश इंडिया जो पॉलिसीज लेती थी और मॉडर्नाइजेशन करती थी, वेस्टर्न थॉट्स लेके आई थी यहाँ पे इंडिया में, उसके कारण भी लोगों में नेशनलिज्म का जो सीड है वो उपजना शुरू हो जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट पॉलिसीज इन इंडिया, जैसा कि मैंने कहा ही था कि बहुत सारे पॉलिसीज थे ब्रिटिशर्स के जिसके कारण जो लॉस होता था वो कॉमन होता था बहुत सारे लोगों में, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो बंगाल का हो, सबका कॉमन लॉस होता था जिसके कारण जो है मॉडर्न नेशनलिज्म उभर के आता है भारत। अब क्या हो, जब मॉडर्न नेशनलिज्म आया तो अब इंडियन नेशनल मूवमेंट भी शुरू हो गया, नेशनलिस्टिक मूवमेंट शुरू हो गया, मतलब लोग प्रोपागेंडा करने लगे कि ब्रिटिश से छुटकारा लेने के लिए। तो वो जो छुटकारा लेने के लिए जो प्रोसेस हुआ उसी को इंडियन नेशनल मूवमेंट कहेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है जिसके कारण ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये राइज होता है। पहला तो खुद जो हमने पहले भी पढ़ा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके जो रिपरकशंस थे जिसके जो कि राइज देता है इंडियन नेशनल मूवमेंट को। सेकंड इज द इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इट्स इफेक्ट इन इंडिया। हमें पता है कि थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नारोजी के द्वारा ले दिया गया था उसके कारण जो लोग थे भारत के वो रियलाइज कर पाए कि जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिश का रूल भारत में है, यही मेजर कॉज है उनका पिछड़ापन का। पहले वो लोग क्या सोचते थे कि ऐसा ही भगवान ने उन्हें बना के दिया इसलिए वो इतने पिछड़े हैं। बट दादा भाई नारोजी के थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ने ये जतला दिया लोगों को कि नहीं, ये सब का कारण सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का पॉलिसीज है। So nationalist movement arose to take up the challenge of these contradictions inherent in the character of policies of colonial rule. So जो कैरेक्टर था कॉलोनियल रूल के पॉलिसीज का उसी से जो है नेशनल मूवमेंट जो है उस चीज को चैलेंज करने के लिए राइज होता है। थर्ड इज रोल ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमने पहले भी देखा था कि किस तरह 1857 के रिवोल्ट में तुम्हारा टेलीग्राफ एंड रेलवेज मदद करती है ब्रिटिशर्स को। वही जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था इसके कारण जो है नेशनलिज्म भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इनके डेवलपमेंट से क्या हो रहा था, रेलवे और टेलीग्राफ के पीपल जो है अपना जो आइडियाज था, अपना जो थॉट्स था वो स्प्रेड कर पा रहे थे
बाकी लोगों को। अगर किसी एक रीजन में नेशनलिज्म का भाव आ गया है तो वो दूसरे रीजन में भी स्प्रेड हो जाता था डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के बीच। नेक्स्ट फैक्टर इज पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। अब क्या हुआ, इंडिया हैज बीन ब्रॉट अंडर ए सिंगल रूल अंडर द मौर्यन एंड द मुगल्स। मौर्यंस और मुगल्स के टाइम में भी हम देखे थे एक वास्ट जो आज का हम लोग देख रहे हैं तुम्हारा इंडिया, सो ये जो है अपना मोस्ट ऑफ द टेरिटरी अचीव कर चुका था। मुगल्स और मौर्यंस के टाइम पे भी देखे थे कि सिंगल रूल के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट ए फ्यू स्टेट्स ऑफ द साउथ सब कुछ था। सो यहाँ पे हमें फिर देखने को मिलता है मौर्यंस और मुगल्स के बाद की जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश की तलवार थी वो सब जगह चलाई गई थी, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो या नॉर्थ हो। सो ये जो तलवार चला पूरा का पूरा इंडिया में, वो क्या किया, इंडिया को पॉलिटिकल यूनिटी दे दिया। सो फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे पॉलिसीज है, जैसे कि सिविल सर्विसेज जो कि पूरे इंडिया के लिए एक था, जुडिशियरी, कोडिफाइड जुडिशियल और क्रिमिनल लॉज जैसे कि आईपीसी और सीआरपीसी। तो ये सब क्या हो गया, एक नया डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी खोल देता है। अब लोग क्या हो गया, पॉलिटिकली यूनाइटेड भी हो गए। तुम्हारे साउथ के लोग को भी सेम पनिशमेंट मिलेगा अगर वो मर्डर करेंगे, ईस्ट के लोग को भी, वेस्ट के लोग को भी, सबको सिविल सर्विसेज में जाना है तो सबको एक ही एग्जाम देना होगा। तो इस तरह का जो है पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट हो जाता है इंडिया में ड्यू टू द ब्रिटिश स्वॉर्ड। The necessity of administrative convenience, military defense, economic and commercial interest of British led to the development of railways, roads, electricity and telegraph. अब जो रेलवे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, ये सब मॉडर्नाइजेशन वाला चीज ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया इंडिया में, दिस वाज नॉट फॉर कि इंडियंस के लिए, ये था कि वो खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अच्छे से चला सके, अपना खुद का मिलिट्री डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सके, और जो उनका इंडिया में इकोनॉमिक और कॉमर्शियल इंटरेस्ट था उसको और राइज करा सके। इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी था भारत में, और ब्रिटिश ने इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये सब चीज डेवलप किया था। बट लेकिन ये सब चीज डेवलपमेंट के साथ हुआ इकोनॉमिक फेट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन गॉट लिंक्ड। अब क्या होता था कि जब रेलवे हो गया तो सामान समझ लो बंगाल से आएगा तुम्हारा साउथ इंडिया, चावल वगैरह सब वो आ रहा है या सुगर केन आ रहा है। तो अगर बंगाल के पॉलिसी के कारण बंगाल में फेमिन आ जाता है, भूखमरी हो जाता है, वहां पर शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, तो वो चीज सप्लाई तो साउथ इंडिया में होगा नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ, एक रीजन जो है दूसरे रीजन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, और अगर क्रॉप फेल्योर एक रीजन में होता है तो उसके कारण दूसरा रीजन का भी प्राइस और सप्लाई जो है वो अफेक्ट होगा। और इसी तरह सेम भाग्य के कारण, यानी बंगाल के लोग और तुम्हारे तमिलनाडु के लोगों का भाग्य क्या हुआ, जुड़ गया एक दूसरे से इस कारण से। तो सेम फेट मासेस वेयर गैदरिंग यूनिफाइड ए नेशनल। अब जब एक ही किस्मत है दोनों का, तो दोनों यूनिफाई हो गए नेशनल मूवमेंट के लिए। तो दिस वाज फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, देखते हैं क्या रीजन था फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। दिस वाज वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन। अब क्या हो रहा था कि इंट्रोडक्शन हो गया था मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज का। वेस्ट के जो आइडियाज थे, जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग थे, वो आ गए थे भारत में, जो कि भारत के पॉलिटिकल थिंकिंग को भी क्या कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे। जैसे कि लिबरल, जो लिबरल सोच वाले थे, कुछ रेडिकल सोच वाले थे। सो ये सब वेस्टर्न राइटर्स जब लिखते थे किताब वगैरह, जो फिर भारत आता था और भारतीय लोग पढ़ते थे, जिसके कारण क्या हुआ, मॉडर्न रैशनल सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक आइडियाज भर के आता है कि डेमोक्रेसी उन्हें पता चलता है क्या होता है ब्रिटिश में, नेशनलिस्टिक आइडियाज क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है। तो ये सब पता चलता है भारतीयों को भी, और लोगों का भी, इंडियंस का पॉलिटिकल थिंकिंग जो है वो अपग्रेड होता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। So the English language helped nationalist leaders from different linguistic regions to communicate with each other. अब क्या था, अब मान लो तमिलनाडु के कोई लीडर है और उनको शेयर करना है अपना जो नेशनलिस्टिक आइडियाज है वो बंगाल के लोगों से, लेकिन दोनों के बीच में जो बैरियर होगा, दैट बैरियर विल बी द लैंग्वेज। एक तमिल बोलेगा, एक बंगाली बोलेगा, लेकिन दोनों को समझ में नहीं आएगा। तो जब ब्रिटिशर्स आए और इंग्लिश इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में, तो अब क्या है, जो तमिलनाडु वाले लोग हैं और जो बंगाल वाले लोग हैं, दोनों को इंग्लिश सीखना पड़ा। अब जिसके कारण एक कॉमन लैंग्वेज आता है और अपना आइडियाज जो है ये शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। सो दोज एजुकेटेड फ्रॉम विजिट ऑफन विजिटेड इंग्लैंड, जो लोग एजुकेटेड थे वो इंग्लैंड हमेशा जाया करते थे।
और वहां देखा करते थे कि वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और इंडिया का क्या है, और हमेशा कंपेयर क्या करते थे। और ये जो ग्रुप था, जो एजुकेटेड ग्रुप था, जो कि इंग्लैंड जा रहा था, वहां का भी पॉलिटिकल सिस्टम देखता था और इंडिया का भी पॉलिटिकल सिस्टम सिस्टम देखता था। ये नॉर्मली मिडिल क्लास वाले लोग थे, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंस। दिस वाज मिडिल क्लास इंटेलिजेंस हियर। और यही मिडिल क्लास आगे जाके जो ये सब देखी, इंग्लैंड का पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन का पॉलिटिकल सिस्टम, प्लस पढ़ी लिखी भी थी, इंग्लिश भी जानती थी, ये आगे बढ़ के क्या करती है, लीडरशिप प्रोवाइड करती है इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन। जब ये लोग देखे कि इंग्लैंड में पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो इंडिया में भी पॉलिटिकल पार्टीज खुलना शुरू हो गई नई नई, तो इनको लीडरशिप जो प्रोवाइड किया गया, दैट वाज बाय द मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। अब क्या था, प्रेस भी डेवलप हो रहा था इंडिया में, क्योंकि लोग वेस्टर्न आइडियाज आ रहे थे इंडिया में। तो प्रेस जो थी वो क्रिटिसाइज करती थी पॉलिसीज ऑन वन हैंड। एक साइड तो वो क्रिटिसाइज करती थी कि ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज ला है वो बहुत रिप्रेसिव है इंडियंस के लिए। वहीं दूसरी ओर ये प्रेस जो है अर्ज भी करती थी पीपल्स को कि आप लोग एकत्रित हो, यूनाइट हो जाए एक साथ, ताकि इन पॉलिसीज को पॉलिटिकली हम लोग डिफीट कर पाए। इट ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के बारे में लोग को जानने जानने का जो माध्यम है वो ये प्रेस बन गया था। इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एमंग नेशनलिस्ट। अब एक नेशनलिस्ट का कोई पॉलिटिकल आइडिया कि हमें जो एजिटेशन करना है ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट, वो इस प्रकार होगा, तो वो आइडिया को शेयर कर सकते थे बाय राइटिंग आर्टिकल्स इन द प्रेस। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। अब क्या हो रहा था, ब्रिटिश जब इंडिया में आई थी वो दिखाती थी कि वो लोग जो है सुपीरियर रेस के हैं, वो लोग काफी सिविलाइज्ड हैं, इंडियंस जो है अनसिविलाइज्ड हैं। सो इंडियंस जो है को जो है सिविलाइज करने का काम है गॉड ने ब्रिटिशर्स को दिया है, ऐसा वो लोग कहते थे। तो कुछ हिस्टोरिकल रिसर्चर क्या कर रहे थे, या फिर यूरोपियन स्कॉलर्स और बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स, ये लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इंडियाज एंशिएंट पास्ट। याद करो एंशिएंट इंडिया में इंडिया का कल्चर, इंडिया कितना रिच था इकोनॉमिकली, कल्चरली, सब कुछ। सो ये लोग बोलते हैं कुछ लोग कि इंडिया जो है अपना पास्ट में इट वाज ए फ्लरिशिंग इकोनॉमी। इसका इकोनॉमी इतना बड़ा था कि वर्ल्ड का पूरा इकोनॉमी से भी ज्यादा बड़ा आ रहा था। आर्ट एंड कल्चर, ट्रेड, ये सब में फ्लरिश कर रहा था इंडिया। ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ इंडो आर्यंस गेव ए साइकोलॉजिकल बूस्ट टू द एजुकेटेड इंडियंस। फिर एक याद करो, इंडो आर्यंस का कंसेप्ट आया कि ये लोग भी यूरोपियंस ही है, तो वो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है एजुकेटेड इंडियंस को कि तुम क्या बोल रहे हो, हम भी उधर से ही आए हैं, तो तुम कैसे बड़े हो गए और हम कैसे छोटे हो गए। ये हेल्प करता है टू डेमोलिश द कॉलोनियल मिथ। जो मिथ था कि इंडिया का जो हिस्ट्री है वो है कि हमेशा से फॉरेन रूलर्स आएंगे भारत में और भारत के जो लोग हैं वो हमेशा उनको सर्व करेंगे, ऐसा गलत साबित करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि सेल्फ रूल भी रहा है मौर्यंस ओरियंस का, ये लोग बताते हैं। तो इस तरह साइकोलॉजिकल बूस्टिंग भी मिलता है इंडियंस को। Next is the progressive character of socio-religious reform movements. सोशियो-रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स सोसाइटी और रिलीजन में जो गलत चल रहा था उसको रिमूव करके या फिर उसको चेंज करके उसको सही करने वाला मूवमेंट। बहुत सारे मूवमेंट चले थे, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब लास्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये जो मूवमेंट चला था, दिस मूवमेंट्स रिमूव सोशल इनइक्वालिटीज। जो भी सोशल इनइक्वालिटी था समाज में उसे रिमूव करती है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म करती है। अगर बड़ा छोटा, ये कास्ट वो कास्ट है, तो ऐसा अगर रहेगा समाज में तो समाज क्या होगा, डिवाइडेड रहेगा। तो अगर इस चीज को रिफॉर्म कर दिया जाता है और बोला जाता है कि ये अनटचेबिलिटी ये सब कुछ सही नहीं है, तो लोग क्या होंगे, और ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए फील करेंगे, और जब जुड़े हुए फील करेंगे तो वननेस का फीलिंग आएगा एंड दैट विल गिव राइज टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। लोग नेशनलिस्ट ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्पोररी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब राइज ऑफ नंबर ऑफ नेशंस ऑन द रूइंस ऑफ स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। स्पेनिश और पोर्चुगीज एम्पायर हमें स्टार्टिंग में ही पता था किस तरह बांटे थे, तुम्हारा अटलांटिक के तुम्हारा ईस्ट और वेस्ट में अपने आप को। अब वो लोग गिर गए थे तुम्हारा साउथ अमेरिका वगैरह में, और एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट चला था तुम्हारे ग्रीस और इटली में और आयरलैंड में भी पर्टिकुलरली। तो ये जो वर्ल्ड में इवेंट चल रहा था तुम्हारा, वो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन नेशनलिस्ट रैंक्स को कि वो भी ऐसा कुछ करे और इंडिया को आजादी दिलाए ब्रिटिशर्स से। नेक्स्ट पॉइंट इज एक गवर्नर जनरल आते लॉर्ड लिटन।
दिस इज 11 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि लॉर्ड लिटन जब गवर्नर जनरल भारत के होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज मेजर्स ये सब लेते हैं जो कि रिप्रेसिव था इंडियंस के ऊपर, और उसके अगेंस्ट में इंडियंस के अंदर में जो है पॉलिटिकल एजिटेशन और गुस्सा उभर रहा था। तो ये भी क्या कर रहा था, यूनाइट कर रहा था पूरे इंडिया को और नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट की ओर बढ़ा रहा था। सो लॉर्ड लिटन जो है गवर्नर जनरल थे 1876 से लेके 1880 तक भारत के। जब वो इंडिया आए थे एज ए वॉइस रॉय, उन्हें ये देखने को मिलता कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, ये अपना जो जड़ है वो फैलाए जा रहा है भारत में, और वो सोचते इससे पहले ये जड़ और फैले, क्यों ना इस जड़ को ही काट दिया जाए। सो हिज पॉलिसीज वेयर हाईली इनसेंसिटिव पॉलिसीज और क्रूएल पॉलिसीज लाते थे इंडियंस के लिए, जिसके कारण ये और नहीं होता है कि आग में घी डालने वाला काम ये पॉलिसीज करता है, एंड इट प्रोवाइडेड फ्यूल टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो तो अपना रूट्स पकड़ ही रहा था, और उसमें और आग में घी डालने वाला काम लिटन की पॉलिसीज ने कर दिया। There was a perception among the masses that the British are the whole and soul of Indians. एक परसेप्शन था इंडियंस के माइंड में कि उनके सारे माई बाप जो हैं वो ब्रिटिशर से ही हैं। अब ये जो मासेस के बीच में परसेप्शन था वो टूट जाता है, क्यों? क्योंकि लिटन का रिप्रेसिव पॉलिसीज के कारण। सो एक्चुअली क्या होता है, जब लिटन इंडिया में रहते हैं, सो उस वक्त फेमीन आया हुआ था, भूखमरी चला हुआ होता है, भारत में लोग मर रहे होते हैं भूख से। तो लोगों ने रिक्वेस्ट किया लिटन को कि आप कुछ रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड कराइए, हमें लोग मर रहे भूखे। लिटन बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम इंडियंस जो है यू आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प योरसेल्फ, तुम अपनी मदद खुद से करो ऑन वॉलंटियरी बेसिस। सो ये जब वो बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है कि जो लिटन है, जो ब्रिटिशर्स है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो लोग बस रिप्रेसिव पॉलिसीज लाने के लिए। इसी बीच जब फेमिन चल रहा होता भारत में, वो कुछ मेजर्स लाते हैं। तो सबसे पहला वो जो अपना मेजर्स लाते हैं, दैट इज रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876। याद करो इस वक्त फेमिन है भारत में, और वो लोग रिक्वेस्ट किए थे गवर्नमेंट को कि आप कुछ कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट बोल देती है पैसे नहीं है, आप लोग खुद से कर लो। सो जब रॉयल टाइटल्स एक्ट आता है, इसमें ये था कि जो लिटन है वो एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराएगा 1877 में। क्यों करवाएगा? ताकि एक टाइटल, एक उपाधि दे सके अपनी क्वीन विक्टोरिया को, केसरे हिंद का। और इस चीज के लिए जो है लैक्स ऑफ अमाउंट स्पेंड किया गया था बाय हिम, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया था, दिल्ली को सजाया गया था, ये सब बनाया हुआ गया था। और उसी बीच यहाँ पे जब लैक ऑफ पैसा जब जो है स्पेंड किया जा रहा था, और जिस दिन आया उपाधि देने का उस दिन क्वीन आई ही नहीं भारत में, और पैसा जो है पूरा फूंक दिया गया था इस चीज में। और वहीं दूसरी ओर जो पीपल्स हैं, दे वर डाइंग आउट ऑफ फेमिन, दूसरी ओर पीपल लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं, और यहाँ पे पैसा बिन मतलब का खर्च किया जा रहा था। इस इवेंट के बाद लोगों का जो है आंख खुलता है, और वो समझ जाते हैं कि ब्रिटिशर्स आर नॉट द होल एंड सोल ऑफ द इंडियंस। Next repressive act brought by Lord Lytton was Indian Arms Act of 1876. As per this act, Lytton declare कर देते हैं कि अगर कोई होल्डिंग ऑफ आर्म्स लाइसेंस, कोई आर्म लाइसेंस होल्ड किए हुए है, तो वो कैंसल, और इंडियंस को एक फ्रेश लाइसेंस लेना होगा अगर उसे कोई बंदूक अपने पास रखना है तो। विदाउट विच इंडियंस, अगर ये लाइसेंस नहीं लिया तो इंडियंस को क्या है, अपना जो आर्म्स पहले से है वो सरेंडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगर वो बिना लाइसेंस का ही आर्म्स अपने साथ रखते हैं, वायलेशन ऑफ द लॉ होता है, सो पनिशमेंट क्या होगा, अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एंड इन केस ऑफ डेलिबरेट कंसीलमेंट ऑफ, अगर जानबूझ के ऐसा आर्म्स को अपने पास रखा गया है, तो पनिशमेंट जो है वो 7 साल तक जा सकता है इम्प्रिजनमेंट का। लेकिन ये जो लॉ था ये सिर्फ इंडियंस के लिए था। दिस लॉ एग्जेम्प्टेड यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड सर्टेन क्लास ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए नहीं था, नॉर्मली कॉमन मासेस ऑफ इंडियंस के लिए था। ये भी, इसके कारण भी एजिटेशन होता है इंडियंस में। नेक्स्ट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 ब्रॉट आउट बाय लॉर्ड लिटन। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लिटन ओनली फॉर लोकल इंडियन प्रेस। ये एक्ट जो लाया गया था केवल लोकल इंडियन प्रेस के लिए लाया गया था।
तो न्यूज़पेपर्स क्या कर रही थी, ब्रिटिश के पॉलिसीज को एक्सपोज कर रही थी काफी ज्यादा, और जो कुछ प्रेस थे वो लोग का पता ही नहीं था वो कहाँ से पब्लिश होते हैं, और इसके कारण क्या एनोनिमस होता था, जिसके कारण क्या हो रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है और स्ट्रेंथ हो रहा था। तो इस एक्ट के मुताबिक जो इंडियन लोकल लैंग्वेज प्रेस है, सपोज कोई बंगाली में प्रेस रिलीज कर रहा था, तो ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आएगा, लेकिन लोगों तक तो पहुंच रहा है। तो ये जो लोकल लैंग्वेज प्रेस थे उनको बोला गया कि आपको जो है एक रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सबमिट करना होगा। प्लस इन न्यूज़पेपर्स को जो है मेंशन करना होगा कि कौन उसका प्रेस का मालिक है, पब्लिशर कौन है, और प्लेस कहां से पब्लिश होता है। द इंडियन प्रेस वेयर एक्सपेक्टेड नॉट टू पब्लिश एनीथिंग, उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे अपने पेपर में जो कि क्रिएट करेगा एक डिसअफेक्शन अमंग द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, और ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिसके कारण लोग जो है और ज्यादा गुस्सा हो जाए ब्रिटिश क्राउन और क्वीन के अगेंस्ट। और अगर इस लॉ को वायलेट किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन जो है प्रेस का उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, सिक्योरिटी मनी को कब्जा लिया जाएगा, और बोला जाएगा इन प्रेस को कि आप फिर से एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो और इस बार जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट पिछले बार से कई ज्यादा दो। और अगर प्रेस फिर भी वायलेट करती है इस लॉ को दूसरी बार, तो दूसरी बार वायलेट करने के बाद रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा प्रेस का, फिर से जो सिक्योरिटी मनी हायर अमाउंट का दिया है उसे क्या किया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा, कब्जे में ले लिया जाएगा, और जो प्रेस का प्रॉपर्टी है पूरा जहां से पब्लिश हो रहा है उसे भी कॉन्फिस्टिकेट कर लिया जाएगा। और इस एक्शन के अगेंस्ट में कोई भी प्रेस जो है अपील नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट में अगेंस्ट एनी सच ऑर्डर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर किसी को इस लॉ से एस्केप करना है, बचना है, तो क्या करना होगा, जो इंडियन प्रेस वाले हैं उनको जो है एक पेपर पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट ऑफिस भेजना होगा, ताकि वहां पे एक आदमी बैठा रहेगा गवर्नमेंट रीडर, इस प्रेस को इस न्यूज को पढ़ के अप्रूव करेगा और पब्लिश होगा। Next move that was taken by Lord Lytton was a reduction of age of Indian Civil Services exam in 1876. अब क्या था, इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम था ये इंडियंस के लिए एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1862 में, और सबसे पहले इंडियन जो बने थे एक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। लेकिन 1862 से 1878 तक इतने सालों के बीच में केवल 40 इंडियन ही अपीयर किए थे इस एग्जाम में, और केवल 10 क्वालिफाई किए थे इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्ट होता था ये लंदन में कंडक्ट होता था, इंडिया में ये एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ करता था। 1866 में एक और कारण था कि जो पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इंडियन था वाज रुपीज 20 होगा, वाज रुपीज 20 पर ईयर, बस रुपीज 20 पर ईयर एक कमाता था ऑन एन एवरेज, जो कि दादा भाई नारोजी कैलकुलेट किए थे। इट वाज रेज्ड टू 22 रुपीज इन 1890, 1890 में 22 रुपया, इतना एवरेज एनुअल अगर कमा रहे हैं तो कहां से ये लोग लंदन जाएंगे एग्जाम देने। तो लिटन एक्चुअली क्या करना चाह रहे थे, वो एक सर्विस, नया सर्विस क्रिएट करना चाह रहे थे जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी सर्विस इन 1879, और चाहते थे कि कुछ जो पोस्ट है इंडियन सिविल सर्विस के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए इस एग्जाम में, इंडियन स्टैट्यूटरी सर्विस में। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे लंदन में, वो परमिशन नहीं देते हैं लिटन को कि आप नया सर्विस क्रिएट करो। तो लिटन क्या करते हैं, गुस्सा जाते हैं, और जो मैक्सिमम एज था कि आप किस एज तक इंडियन सिविल सर्विसेज में अपियर कर सकते हैं, जैसे कि आज 32 है, तो उस वक्त जो है 21 होता था कि 21 तक आपका एसएस क्लियर हुआ तो हुआ, नहीं तो अब जाइए, अब आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ये जो लिमिट था एज का, इसको 21 इयर्स को घटा के 19 इयर्स कर दिया गया, मतलब आपके पास सिर्फ 19 वर्ष का जब आप हैं उसी वक्त तक आपको इंडियन सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाना है, नहीं तो आप आगे अटेम्प्ट नहीं दे सकते। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब 19 साल की उम्र में कोई इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाए, ऐसा एकदम रेयर चांसेस होगा, क्योंकि उस टाइम का लिटरेसी रेट भी जो भारत का था वो बस 8% था। और इसी रिटेलिएशन में जो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी थे, उनकी एक पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन, वो एजिटेशन स्टार्ट कर देती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एक्चुअली एस एन बैनर्जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन एसोसिएशन, ये तब बनी थी
तब जब एसएन एनर्जी 2 बार क्वालिफाई किए थे इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन दोनों बार इनको अपॉइंटमेंट लेटर जो है नहीं दिया गया था। Next policy that was taken up by Lord Lytton was abolition of import duties. अब जो भारत के लोग थे वो डिमांड कर रहे थे लिटन से कि आप जो इंपोर्ट ड्यूटी, जो बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन गुड्स के ऊपर, उसको जो है इंक्रीज कर दो, उसको बढ़ा दो, ताकि बाहर से लोग इंपोर्ट जो है वो तुम्हारा कम करें, ब्रिटिश शिप बाहर से कम गुड्स आए, ताकि लोकल ट्रेडर्स को जो है वो डोमेस्टिकेटेड प्रोटेक्शन मिल सके फ्रॉम फॉरेन, चीपर फॉरेन गुड्स। अब बाहर से बहुत महंगा, मान लो बाहर से सस्ता गुड्स आ रहा है, अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा तो महंगा हो जाएगा, अंदर के जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स है उनका सस्ता रहेगा और बिक पाएगा। तो ऐसा कुछ डिमांड। लेकिन 1879 में लिटन क्या करते हैं, एक नया लॉ बनाते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी ही एबॉलिश कर देते हैं 29 आइटम्स पे इंक्लूडिंग कॉटन, मतलब जो भी ड्यूटी लग रहा था उसको भी और खत्म कर दिया और सस्ता बना दिया ब्रिटिश के गुड्स का, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट। इसके कारण क्या, पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाता है और एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कहा जाता है कि जितना ये सप्रेस करना चाह रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, मोर ही ट्राई टू सप्रेस, उतना ही इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसको एनर्जी और उसको फ्यूल मिल रहा था। इनका पॉलिसी से रिप्रेसिव था और वो क्या कर रहा था, आगे में घी डालने वाला काम कर रहा था। ये आए थे रूट काटने इंडियन नेशनल मूवमेंट को, बल्कि ये क्या किया, रूट लगा के चले गए थे। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आते हैं भारत में लिटन के बाद, ही वाज लॉर्ड रिपन। इट इज 12 नंबर पॉइंट। तो इनका भी कुछ रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट को और नेशनलिज्म को यूनिटी देने का भारत में। देखते हैं क्या क्या। सो लिटन के जस्ट बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन, 1880 से 84 तक भारत में रहते हैं। सो ये जो इंसान थे ये लिबरल नेचर के थे, ये उतने सख्त नहीं थे जैसे कि लिटन थे। ये जो भारत में आने के बाद पॉलिसीज लाते थे वो पैसिफिस्ट पॉलिसी था, लोगों को खुश करने वाला पॉलिसी था और काफी लिबरल थे टुवर्ड्स इंडियंस, इंडियंस के प्रति काफी लिबरल थे, हार्श पॉलिसीज नहीं लाया करते थे। इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे आज पंचायत होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज होती है, तो ये क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है और इनके कुछ मेजर्स को देखते हैं हम। पहला जो मेजर्स था इनका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट इन 1882 ही। ये जो एक्ट आया तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 का, ये प्रोवाइड क्या करता है कि कुछ लोकल बॉडीज बनेंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जैसे क्या म्युनिसिपैलिटी है उस तरह का हर जगह लोकली बनेगा। ये रेजोल्यूशन हैड प्रोवाइडेड फॉर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन लोकल बोर्ड्स। अब क्या होगा, एक नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बनेगा लोकल बोर्ड्स में। ये लोकल बोर्ड म्युनिसिपैलिटी है, यहाँ पे जो लोग आएंगे वो नॉन ऑफिशियल्स आएंगे। एंड दिस मेंबर्स वेयर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये जो मेंबर आएंगे इस लोकल बोर्ड में, ये क्या होंगे, लोग इनको चुन के भेजेंगे इस बोर्ड में, जैसे कि आज हम लोग वार्ड पार्षद वगैरह चुन के भेजते हैं वैसे। और जो चेयर पर्सन होगा इस बोर्ड का, ये भी एक नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर ही होगा। वो जो मेंबर्स आए, जैसे कि आज मेयर होता है, जो कि इलेक्ट ही करते हैं वो लोग जो चुन के गए, उसी टाइप का चेयर पर्सन होगा जो कि एक नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा बट इलेक्टेड होगा। It had restrained officials from interfering in the affairs of the local bodies। और इन्होंने बोला कि ऑफिशियल्स जो है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो इंटरफेयर कम से कम करेंगे इन लोकल बॉडीज में। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्सिंग पावर्स भी दे दिया गया कि आप टैक्स लगा सकते हो, जैसे रोड टैक्स, पोल टैक्स, ये सब होता है, तो म्युनिसिपैलिटी जो कलेक्ट करती है वो टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन ये बोलते हैं यहाँ पे इस एक्ट में कि केवल 3 सिचुएशन होगा जब इन लोकल बॉडीज को जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए हो। देखते हैं क्या 3 सिचुएशन था। पहला, कि जब कोई लोकल बॉडीज कोई कम्युनिटी बॉडी या कम्युनिटी लैंड को डिस्पोज ऑफ करना चाहेगी, तब उसे परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट। जैसे समझ कोई मंदिर है, मस्जिद है, उसे डिस्पोज करना चाहती है, उसे हटाना चाहती है, तो फिर कोई भी डेवलपमेंट वर्क के लिए तो उसे परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट का। दूसरा, जब लोकल बॉडीज जो है एक्सीडेड द एक्सपेंडिचर सैंक्शन फॉर अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है, ब्रिज बनना है सपोज, और उसके लिए कोई सैंक्शन दिया गया बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, उसका कॉस्ट बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए क्या होगा, उसे परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज व्हेन लोकल बॉडीज वांटेड टू टेक अप सम मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, और कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उन्हें जैसे डैम वैम कुछ बनवाना है, तो उसके लिए भी परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट।
अब जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था बाय द लॉर्ड लिटन, उसे रिपील कर दिया जाता, उसे खत्म कर दिया जाता है बाय लॉर्ड रिपन। प्लस जो आईसीएस का एग्जाम का एज जो घटाए थे तुम्हारा लिटन, उसे भी बढ़ा के वापस 21 कर दिया जाता है, ताकि क्योंकि लोग बहुत गुस्सा थे लिटन के पॉलिसी से, और जरूरी था यहाँ पे रिपन के लिए कि वो कुछ पैसिफिस्ट पॉलिसी लाएं, लोगों को लुभावदार पॉलिसीज लाएं और खुश कर सके। प्लस लिबरल नेचर के भी थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट जो उनका मूव था, दैट वाज अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन इन 1882। सो लॉर्ड हंट जो रिपन थे वो लॉर्ड हंटर के अंदर एक कमीशन बनाते हैं और बोलते हैं इस कमीशन को कि आप सजेस्ट करो कि हायर एजुकेशन भारत में कैसे इंप्रूव किया जा सकता। फिर हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट आता है वो रिकमेंड करता है कि गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए फ्रॉम हायर एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन कैसे चलेगा भारत में? तो रिपोर्ट बोलता है कि आप इनवाइट कीजिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट लोगों को बुलाए, उन्हें बोलिए आप इन्वेस्ट करो भारत के हायर एजुकेशन में, और गवर्नमेंट जो है सिर्फ उन्हें हेल्प करेगी डिग्री को रिकॉग्नाइज करने में इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का। बोला ये रिपोर्ट कि जो भी डिग्री ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देगी बच्चों को, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द डिग्री दैट वाज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और फाइनली धीरे धीरे करके हायर एजुकेशन है जो गवर्नमेंट वो बैकआउट कर जानी चाहिए। ये ऑल्सो सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट को जो है सेकेंडरी एजुकेशन से भी अपना हाथ धो लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए अपना सपोर्ट, और केवल कॉन्फाइंड रहना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन पे। लेकिन समय के साथ साथ ठीक है सेकेंडरी एजुकेशन भी चल सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन पे बिल्कुल भी नहीं गवर्नमेंट को अपना दखलंदाजी करना चाहिए। गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है रिकमेंडेशन और उसके बाद स्टार्ट होता है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत खुलने लगे भारत में और उसमें वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण रैपिड एक्सपेंशन होता है एजुकेशन के फील्ड। इसलिए जितना ये कॉलेजेस खुल रहे थे हायर एजुकेशन के, जितना ये स्प्रेड हो रहा था, तो लोगों को ब्रिटिश के पॉलिसीज जो उतना ही ज्यादा समझ में आ रही थी। और क्या हो रहा था, कॉलेज में एक माहौल बन गया था लोगों को समझने के बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन का। तो कॉलेजेस जो है वो गढ़ बन गए इस पॉलिटिकल सिस्टम का। क्यों? क्योंकि वो लोग जो छात्र लोग हैं वो ब्रिटिश पॉलिसीज को समझने लगे थे और वहां पे वो लोग एकजुट भी रहते थे। तो इसके कारण भी क्या हो रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था एजुकेशन के डेवलपमेंट के साथ। नेक्स्ट इज इल्बर्ट्स बिल कंट्रोवर्सी इन 1883 में होता है। अब क्या होता है, लॉर्ड इल्बर्ट नामक व्यक्ति वो लॉ मेंबर होते हैं, गवर्नर जनरल का अपना एक काउंसिल होता है, उसमें एक मेंबर होते हैं लॉ के। सो उस वक्त क्या होता था कि इंडियन जजेस और ब्रिटिश जजेस के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन चल रहा होता है। एक यूरोपियन जज है वो कोई भी केस सुन सकता था इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व, लेकिन एक इंडियन जज है उसको अलाउ नहीं था वो केसेस लेना जिसमें कि एक यूरोपियन जो है वो इन्वॉल्व हो। सो लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, इल्बर्ट को बुलाते हैं, बोलते हैं एक बिल ड्राफ्ट करो ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हटा सको और इक्वल पावर दे दो इंडियन जजेस को और यूरोपियन जजेस को। लेकिन जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, उनके सबऑर्डिनेट्स थे और जो ब्रिटेन में कुछ लोग थे, वो क्या कहते हैं, इससे खुश नहीं थे और ऑर्गेनाइज करते हैं एक मूवमेंट टू अपोज द इल्बर्ट्स बिल को अपोज करना शुरू करते हैं। वो स्टार्ट कर देते हैं कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट रिपन। एक बार क्या होता है, ये लोग का कॉन्स्पेरेसी रचते हैं कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में जो उनके नीचे थे, कि रिपन एक बार एक पब्लिक मीटिंग को अटेंड करने वाले थे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स प्लान बनाते हैं कि इनको एक बार क्या करेंगे, यहाँ से किडनैप कर लेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे वापस ब्रिटेन। लेकिन गवर्नर जनरल इस मीटिंग में आते नहीं और ये प्लान फेल हो जाता है ऑफिशियल्स का। लेकिन ब्रिटिश कैबिनेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट और लोगों के इतना प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर बनता है कि इस प्रेशर में आकर रिपन को जो है कुछ चेंजेस लाना होता है इल्बर्ट बिल में। सो एक अमेंडमेंट आता है इल्बर्ट बिल में। ये अमेंडमेंट बोलता है कि अगर कोई यूरोपियन सिटीजन सेटिस्फाई नहीं होगा डिसीजन से, कोई भी जज एट द लोअर कोर्ट, कोई भी लोअर कोर्ट का जज कोई भी डिसीजन दिया किसी यूरोपियन के लिए और वो इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसका केस क्या होगा, एक ज्यूरी के पास चला जाएगा। ज्यूरी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे बैठे हुए। रुस्तम देखे होंगे, रुस्तम मूवी में ग्रुप ऑफ पीपल रहता है जो डिसीजन लेते हैं।
तो वैसे कोई ज्यूरी के पास चले जाएगा जिसमें करीब करीब 12 मेंबर्स रहेंगे। इस ज्यूरी में 12 लोग रहेंगे और इस 12 में से मिनिमम जो है 7 मेंबर वो यूरोपियन रहेंगे, ठीक है, और 5 लोग इंडियन। तो ऑब्वियसली मेजोरिटी जो होता है वो डिसीजन अप्लाई होता है ज्यूरी का। तो अगर 7 यूरोपियन है तो यूरोपियन के ही फेवर में जाएगा केस हमेशा से। तो ऐसा कुछ अमेंडमेंट आ गया था। और अगर ये जो ज्यूरी है ये केस को मैनेज नहीं कर पाती है एट द लोअर कोर्ट, तो केस को क्या होगा, फर्दर हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा और हाई कोर्ट एक असाइन करेगा एप्रोप्रिएट कोर्ट जो कि डिसीजन लेगा इस केस पे। अब तो ये तो क्लियरली था कि ये इंडियंस के अगेंस्ट था और यूरोपियंस के फेवर में हो गया था। और यहाँ के जो भारत के नेशनलिस्ट थे वो कंफर्म हो गए थे कि जस्टिस न्याय तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है भारतीयों के साथ अगर कोई यूरोपियन कम्युनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है तो। एंड दिस इवेंट ऑल्सो टॉट द नेशनलिस्ट, इस इवेंट के बाद जो इंडियन नेशनलिस्ट है उनको ये पता चल जाता है कि किस तरह पॉलिटिकली एजिटेशन करके, पॉलिटिकली खेल के अपने राइट्स और अपने डिमांड्स को फुलफिल करा सकते हैं इंडियंस के फेवर में। तो ये सीख मिलता है इससे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी दैट इज फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से एक नया फेज शुरू होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू होगा। तो आगे हम लोग जब देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बहुत सारे चैप्टर्स, दैट विल बी पर्टिकुलरली क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस। तो पहला फेज में हम लोग पढ़ेंगे 1885 से 1903 के बीच में, जिसे हमें मॉडरेट फेज बोलते हैं। फिर 1903 से 1913 के बीच में जो फेज इंडियन नेशनल मूवमेंट का रहेगा, जो भी चीज होंगे उसे हम एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते हैं। और फिर 1919 से 1947 के बीच में हम लोग गांधीयन फेज देखेंगे। तो इन 3 फेजेस में आगे का मॉडर्न इंडिया डिवाइडेड है, जो कि कल से देखेंगे। कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।